नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। टिल नाउ वी हैव सीन ट्रेंड्स ऑफ metallic and non-metallic characters. Now we will extend our study for effective nuclear charge. That is also known as Z effective. इसका सिंबल है. So Z means total nuclear charge at center and Z effective means effective nuclear charge. Z सिर्फ इतने को कहते हैं nuclear charge. Total charge beared by proton in nucleus is Z. But what is effective nuclear charge? That is, मान लीजिए कि सेंटर में there are 17 proton. Now in chlorine there are 17 protons and 18 neutrons at center. So this is nucleus. After that this is first shell, this is second shell, and this is third shell. So in first shell there are 2 electrons. This is nucleus. ये न्यूक्लियस है. इन सेकेंड शेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And in next shell 1 2 3 4 5 6 7. So 287 is electronic configuration of chlorine. Now this outer electron is not experiencing attraction of 17 proton. इसके लिए तो 17 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है. देयर इज नो इनर इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिपेलिंग इट. तो इसलिए इसके ऊपर कोई स्क्रीनिंग नहीं है. 17 प्रोटॉन के ठीक बगल में है. इसके लिए ये वाला जो है इसके लिए ये स्क्रीनिंग पैदा कर रहा है. इट इज डेवलपिंग रिपल्शन. सो इसको 17 प्रोटॉन का अट्रैक्शन नहीं मिलेगा. इसको अगर आप देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है और फिर ये 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो उनका जो नेट अट्रैक्शन है वो इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. But we are more concerned about outermost electrons because these are valence electron and participating in chemical bonding. So net attractive force experienced by outermost electron under the repulsion of inner shell electrons. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करना चाहते हैं, फिर भी न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट कर रखा है. तो अगर देखा जाए और साथ में उसके अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करते हैं एक दूसरे को क्योंकि उनमें भी रिपल्शन है. सो नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंडर द रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो अपने खुद के उसके शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर मैं सारे रिपल्सन को माइनस कर दूं क्योंकि 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी इतने सारे इलेक्ट्रॉन और उसके खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर नेट 4.5 प्रोटॉन का ही अट्रैक्शन है. तो हम इस भूल में ना रहे कि 17 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे रिपेल भी तो कर रहे हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा तो हम पता कर पाएंगे कि कितना अट्रैक्शन है. So net attraction experienced by outermost electron, that is valence electron. Outer
most electron from nucleus under the repulsion of inner शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के बाद भी जो नेट अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तभी ये यहाँ टिका हुआ है। इट इज हियर ड्यू टू ओनली नेट अट्रैक्टिव फोर्स। सो इफ देयर वुड बी नेट रिपल्सिव फोर्स देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे हियर। तो यहाँ अट्रैक्शन है तभी ये यहाँ रुका हुआ है। सो वो जो नेट अट्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4.5 प्रोटॉन का इस पर नेट अट्रैक्शन है, वही जेट इफेक्टिव है। सो नेट अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस अंडर द रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड effective nuclear charge। That is Z effective। जैसे कि आप ये देखें, इन केस ऑफ लिथियम, सो लिथियम में 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी फर्स्ट सेल और सेकंड सेल हम ले लें, इसको न्यूक्लियस मान लिया जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा 4 प्रोटॉन एंड 5 न्यूट्रॉन, ये बेरिलियम होगा, और इसमें भी 2 शेल होंगी, तो 2 एंड 2। फिर इसके बाद 6 प्रोटॉन एंड अब 3 4 फिर 5 आ जाएगा, 5 प्रोटॉन देखिए, that is boron। So 5 proton and 6 neutron, ऐसे हो जाएगा। So इसके ऊपर 1 2 3, तो ऐसे जब हम आगे चलते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली देयर विल बी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ली बे बकनॉफ, तो एक ऑर्बिट आएगी जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, और एक कार्बन की आ जाएगी 1 2 3 4, फिर और आ जाएगी दैट इज 7 प्रोटॉन एंड ये हो गया ली बे बक नॉफ, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। सो ये ऑर्बिट आ गई नाइट्रोजन की, ये इससे छोटा ये होगा। सो 2 1 2 3 4 5 ये आ गया। फिर इसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, जिसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे, वो और स्मॉलर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आ जाएगा फ्लोरीन, उसमें 9 प्रोटॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे, तो वो और छोटा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इसका रेडियस छोटा होता चला जाएगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। नाउ यहाँ पर 9 प्रोटॉन है और रिपल्शन इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो आप देखोगे कि इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन है, उनका ज़्यादा सफरिंग है, और जो उसकी अपनी शेल के हैं उनका उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आप देखो तो 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, तो इस पर 1 प्रोटॉन का ही अट्रैक्टिव न्यूक्लियस है, क्योंकि 2 प्रोटॉन रिपल कर रहे हैं। इसके पास 4 प्रोटॉन है और अंदर में कितने हैं, दैट इज 1 2, तो 2 कर रहे हैं तो 2 प्रोटॉन का रिपल्शन है। यहाँ पर देखिए अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं, तो इस पर 3 प्रोटॉन का रिपल्शन है। तो ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन का
अट्रैक्शन कितना है, इसकी डिस्टेंस भी काउंट होती है कि कितने डिस्टेंस पे है। तो जब हम इधर चलेंगे तो इस पे जो Z इफेक्टिव है वो 3 प्रोटॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन करो तो 1 प्रोटॉन का Z इफेक्टिव है, और जबकि इस पर टोटल 9 प्रोटॉन सेंटर में है और 2 ही अंदर में है, तो 7 प्रोटॉन का Z इफेक्टिव है। तो इसलिए इस पर जो चार्ज है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, ये है 1 प्रोटॉन का। इस पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है किसी भी 7 में से किसी का भी, उस पर सेंटर का कितना अट्रैक्शन है, 7 प्रोटॉन का। तो बताओ Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा हुआ। अगर हम बात करें तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये चार्ज है तो 1 प्रोटॉन, तो यहाँ 1 प्रोटॉन लिखो, 1 प्रोटॉन का चार्ज है, 2 प्रोटॉन का चार्ज है, भले ही इसमें 4 हो लेकिन 2 रिपेल भी तो कर रहे हैं, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन एंड 7 प्रोटॉन। ये सिंप्लिसिटी के लिए बताया गया है, अदरवाइज इनमें और भी कई फैक्टर आएंगे, डिस्टेंस का भी फैक्टर आएगा, तो ये सब डेसिमल में आएगा। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बताई गई, आगे चल के 11th में और रिफाइन होंगी और इनमें डेसिमल भी आ जाएंगे और दूसरे फार्मूले आ जाएंगे। लेकिन जो Z इफेक्टिव है चूंकि वो चार्ज है तो इसलिए हर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो इन सभी में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके Z इफेक्टिव आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज डेफिनेशन में ही है कि टोटल चार्ज नेट अट्रैक्शन फोर्स। सो व्हाट इज नेट अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, so total charge experienced by, so that is called effective nuclear charge. Effective nuclear charge along a, क्या होता है, along a period increases, आप देख लें। सो जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है कि effective nuclear charge, so this definition is a core concept. Now this is effective nuclear charge. So effective nuclear charge along a period increase होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो फिर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन पास आने लगेंगे। सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस along a period। जो बच्चे सिर्फ इतना भी लिख देंगे कि एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है along a period, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उनको पूरे नंबर है, बिकॉज जेट इफेक्टिव इज द की कॉन्सेप्ट कि वो बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस कम हो गया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक साइज अंडर अट्रैक्टिव कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसा होता है। इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज। इट इज क्योंकि श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऑफ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटम अंडर, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कूलम्ब ने बताया था। सो अंडर कूलम्बियन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ये तो मैंने बात बताई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर क्यों एटॉमिक रेडियस छोटा होता है। अब मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो देयर इज डिफिकल्टी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन।
अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी हो तो मेटेलिक करेक्टर फिर कम होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए यही तो मेटेलिक करेक्टर है। तो यहाँ नहीं निकलेगा क्योंकि 7 प्रोटॉन का वो अट्रैक्शन फील कर रहा है। 2 का माइनस कर दिया अंदर वाले का, वैसे इसमें 9 है लेकिन 2 माइनस भी तो करोगे अंदर वाले का, वो रिपेल कर रहे हैं और 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है। तो 9 माइनस 2 करो, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन माइनस किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ 7 का है। सो ऑन मूविंग along period as z effective, z छोटा है स्मॉलर फॉन्ट में, लोअर केस में, z effective increases, so ease of donating proton decreases, आसानी से वो नहीं डोनेट कर पाएगा। सो ease of donating प्रोटॉन या फिर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करना चाहता है वो अब ईज आसान नहीं है, अब आसान नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। या टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, so metallic character decreases, so on moving along a period metallic character decrease होगा। इसका मतलब है कि लिथियम इज मोस्ट मेटेलिक एंड फ्लोरीन इज लीस्ट मेटेलिक, क्योंकि ये दे नहीं पाएगा 7 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। ये तो बात हुई कि मेटेलिक करेक्टर। फिर नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, दैट इज नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है। ये तो बात हो गई कि जो 3 हमने टेंडेंसी या ट्रेंड्स देखे। अब डाउन द ग्रुप, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नीचे चलने पे क्या होता होगा। लिथियम को देखें, सो उसमें लिथियम से नीचे चलने पर साइज जैसे 1, 2 और ये न्यूक्लियस है। फिर नीचे चलने पे बढ़ता चला जाएगा, 1, 2 और 3 सेल होते चले जाएंगे। फिर 1, 2, 3 और 4 सेल हो गए। फिर और नीचे चलिए, सो 1, 2, 3, 4, 5 सेल हो गए। फिर और नीचे, so that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और नीचे, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं तो इसमें एक 7 हो जाएगा। ये 7th पीरियड का है। तो इस तरीके से नीचे चलने पर इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब जरा देखें ऐसा क्यों होता है। ली ना के रब CS फर, लीना के रब CS फर, इसमें हाइड्रोजन नहीं लिया जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, उसका कोई ग्रुप नहीं होता है। इन सभी में जरा देखें तो सेंटर में प्रोटॉन कितने हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एट सेंटर, तो इट इज, जो कि उसका एटॉमिक नंबर होगा 3,
11, 19, फिर 18 जोड़ दो, सो 19 दैट इज 37, फिर इसके बाद 55, 18 और जोड़ दिया, फिर 32 और जोड़ दीजिए, दैट इज 87। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें बना तो आप लेंगे ही, मैं आपको इनर सेल इलेक्ट्रॉन बताता हूँ। कन्फिग्रेशन 21, 281, 2881, 28, 1881, 28, 18, 1881 and 28, 18, 32, 18, 81, तो ये 7 हो गया। अब जरा देखिए इस पर 3 प्रोटॉन का अट्रैक्शन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन, तो जेड इफेक्टिव कितना हुआ? 1 प्रोटॉन का हुआ, लेकिन उसमें इंटू करना पड़ेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव एक चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज, तो इतने प्रोटॉन जितने का उसे जेड इफेक्टिव मिल रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नेट इफेक्टिव चार्ज मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ देखो 11 प्रोटॉन है और इस तरीके से, तो लेकिन ये दूर भी हो गया, तो दूर होने की वजह से उसे फुल 1 प्रोटॉन का नहीं मिलेगा। अब इसको 0.9 प्रोटॉन, डिस्टेंस बढ़ने पर अट्रैक्शन भी कम होता चला जाता है। तो आप देखो माइनस तो कर दिया है 10, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसको जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितने का आ रहा है? 1 प्रोटॉन का नहीं मिल पा रहा है। दूर होने पर अट्रैक्शन कम होता चला जाता है। यहाँ पर भी 19 में से 18 माइनस कर दो तो 1 प्रोटॉन है, लेकिन फिर डिस्टेंस बढ़ गई है, तो अब दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब 1 प्रोटॉन को थोड़ी ना फील कर पाएगा। तो यहाँ बढ़ने पर 0.8 प्रोटॉन, डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही। यहाँ पढ़ने पर 0.7 प्रोटॉन, 0.6 प्रोटॉन, और यहाँ आने पर इतने दूर हो जाएगा तो क्या 1 प्रोटॉन को अट्रैक्शन से पूरा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। डिस्टेंस बढ़ने पर जो उसके ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है अट्रैक्शन वो भी कम होता है। अर्थ दूर चली जाए सन से तो क्या वही फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो क्या सन अट्रैक्ट कर पाएगा? तो 0.5 प्रोटॉन। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, हमने रिपल्शन को माइनस कर दिया है, ये देखिए 87 है और ये 86 है, 1 प्रोटॉन बचा, बट वो 1 प्रोटॉन नहीं माना जाएगा क्योंकि अब दूर हो गया है, तो 0.5 प्रोटॉन। इसका क्या फार्मूला है, क्यों ये मैंने लिखा है, इसका बेसिस 11th में आपको बताया जाएगा। फिर भी हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ने पर वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं रहेगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, effective nuclear charge decreases as, क्यों ऐसा होता है? as atomic radius increases। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा एंड नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती चली जाएंगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। 2 अलग अलग फैक्टर आप दे सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस। अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता चला जाता है डाउन द ग्रुप, तो आप ये रीजन दे सकते हैं, ये अपने आप में एक सिंपल रीजन है। एंड नंबर ऑफ शेल्स, जो ऑक्यूपाइड शेल्स होती हैं, इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियस, इस वजह से क्या होगा? इंक्रीजेस। ये रीजन हो गया। कहीं आपसे पूछा जाए क्यों बढ़ता है, सिंपल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। दूसरी चीज, एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, सो टेंडेंसी, जब प्रोटॉन अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे,
as down the group Z effective decreases and atomic radius increases. एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, पूरा लोगे तो एटॉमिक साइज बोला जाएगा, रेडियस का डबल ले लोगे जो उसका डायामीटर है वही साइज है। एंड एटॉमिक रेडियस लिख लो, साइज भी लिख सकते हो, बुक में साइज लिखा है आपके। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस तो जेड इफेक्टिव कम हो गया, साइज बड़ा हो गया। सो इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिलीज्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। सो tendency to release outermost electron increases, increase होती है। so इस वजह से क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर अगर आसानी से निकल जाएगा, जब सेंटर अटैक नहीं कर रहा है आसानी से निकल जाएगा। सो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी उतना ही ज़्यादा उसमें धात्विक गुण होंगे, धातुओं के गुण होंगे। सो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, इसलिए इसका मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है, ये चीज़ है। और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, यानी ये मोस्ट मेटेलिक है या कह दो लीस्ट नॉन मेटेलिक। एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि आसानी से डोनेट करेगा तो ज़्यादा मेटेलिक या कम से कम नॉन मेटेलिक। तो हम इसी पर इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इन्हीं इस पर बुक में भी दिया हुआ है कि चलने पर क्या क्या होता है, कि डिक्रीज होता है। ये सबसे टॉप मोस्ट लाइन है आपके में कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग। तो ये चीज़ दी गई है, सबसे ऊपर की लाइन है पीछे से लेते हुए। सो अब यहाँ आप देख लें कि नीचे चलने पर क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, नीचे या उल्टा लिख लो तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ऐसी बात होती है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। That is again coined in your book on the next line of effective nuclear charge. So what is electronegativity? विद्युत ऋणात्मकता, tendency of any atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. Tendency of any बॉन्डेड एटम को किसी न किसी से केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। is called its electronegativity. जैसे कि अगर हम HCl की बात करें तो H और Cl, इन लोगों ने, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन लोगों ने आपस में सोचा कि हम आपस में शेयरिंग करें, क्यों, तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाए और इसका ऑक्टेट। तो इन लोगों ने ये बात आपस में सोची कि हम शेयरिंग करेंगे और हम दोनों की बात बन जाएगी। HCl एक कोवेलेंट बॉन्डेड है। तो इन्होंने
ये बात कही कि तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो और हम भी बीच में रखेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन दोनों का माना जाएगा, एग्जैक्ट बीच में रखा जाएगा। तो हाइड्रोजन ने बात मान ली, बिल्कुल सही है, तो मेरा डुप्लेट हो जाएगा और आप अपना पूरा कर लेना। बट क्लोरीन ने धोखा कर दिया। क्लोरीन ने क्या किया, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि सेंटर में 17 प्रोटॉन है और इनर इलेक्ट्रॉनों की वजह से 10 का ही रिपल्सन है। आपको मालूम है क्लोरीन के बारे में अगर सोचो तो दैट इज 287, 10 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं और सेंटर से 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 7 का अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा है, तो ये इसकी ओर खींचा चला आता है। यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में रहना चाहिए, क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, बीच में नहीं है। आप देखो इसने खींच लिया। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्डिंग जरूर ये बना रहा है, लेकिन जैसे नेपाल ने चीन से दोस्ती कर ली, अब अगर उसने फिर चीन ने उसकी लैंड सारी ऑक्युपाई कर ली, अब नेपाल जाए तो चला जाए, उसे अब ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। तो अब ऐसे में अगर हाइड्रोजन जाना भी चाहता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्लोरीन कहेगा अगर आप जाना चाहते हो तो H+ बन के निकल जाओ, आपका इलेक्ट्रॉन भूल जाओ, रह रहे हो तो आसानी से रहो, बट जाना चाहते हो तो सिंपली चले जाओ। तो धोखा किया, क्योंकि इसने अट्रैक्ट कर लिया, इसके पास जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, 10 का रिपल्सन और 17 का अट्रैक्शन, तो 7 प्रोटॉन का नेट अट्रैक्शन। इसलिए H+ रिलीज होता है इसमें से। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऐसा दूसरों के साथ करने पे होता है। जैसे मान लीजिए दोनों ही क्लोरीन होते तो नहीं होता, क्योंकि दोनों अगर क्लोरीन होते तो उसमें सेंटर पर ही रहता, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है, दोनों पे सेम अट्रैक्शन फोर्स है, तो दोनों ने अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 7 इसके, ये वाला इसका है और ये इसका है। तो इन्होंने जब बॉन्ड बनाया तो उस केस में ये कहीं नहीं जाएगा, ये एग्जैक्टली बीच में रहेगा। लेकिन जो हीट्रोन्यूक्लियर एटम है जिसमें अलग अलग न्यूक्लियस है, ये होमोन्यूक्लियर है, दोनों के न्यूक्लियस क्लोरीन के ही हैं, और इसमें एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। तो ये कैसा हुआ, हीट्रो न्यूक्लियर एटम्स, ये आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, और यहाँ पर होमोन्यूक्लियर एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, होमोन्यूक्लियर एटम्स। तो हमें जब भी ये देखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन बिकॉज इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखा जाए तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये इसके पास ज़्यादा रहता है, और अगर शेयर्ड पेयर की डेंसिटी बनाओ कि किसके पास, तो हाइड्रोजन के पास थोड़ी देर के लिए है और इसके पास ज़्यादा समय के लिए है। जब हम इसको देखेंगे तो इसके पास ज़्यादा देर के लिए रहा, इसके पास थोड़ी देर के लिए। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव than hydrogen as it pulls the shared pair of electron towards itself, as it pulls shared pair of electron towards itself, ऐसा है। तो हमेशा ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करें तो क्या होगा, नाउ ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, जैसे कि ली, बे, बक, नॉफ। तो हमने इस केस में जेड इफेक्टिव की बात कही है, पहले बता भी दिया है। इसमें 1 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स 2 प्रोटॉन
5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 7 प्रोटॉन का है। तो अब अगर मान लीजिए ये यहाँ पर है, तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी टेंडेंसी होगी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, अपनी ओर खींच लेगा, बीच में नहीं रहने देगा, अपनी ओर। सो ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, so the tendency to pull the shared pair of electron towards itself increases। तो अगर मान लें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, तो कार्बन के साथ मान लीजिए बना लिया, तो इतना नुकसान कार्बन के साथ इसको नहीं है। थोड़ा तो खींच रहा है, थोड़ा खींच रहा है, क्योंकि कार्बन में फिर भी 4 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हाइड्रोजन में 1 to 1 है, तो 1 का ही है, और इसमें 4 का है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में तो कोई शील्डिंग ही नहीं है, कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही नहीं है, फिर भी 1 प्रोटॉन का अट्रैक्शन, उसमें 4 का, तो इसका 4 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो उसने खींच लिया। देखो थोड़ा सा खींचा हुआ है। तो ऐसे सभी को करेगा, और भी होंगे, CH4 बनेगा, CH ही नहीं बनेगा सिर्फ। तो यहाँ पर सभी के साथ वो ऐसा करेगा, थोड़ा अपनी ओर खींच लेगा, और ये थोड़ा थोड़ा खींच लिया। ऐसा करने पर कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट बना लिया एंड इन लोगों ने अपना डुप्लेट बना लिया। हाउएवर थोड़ा थोड़ा कार्बन ने अपनी ओर खींच लिया। जबकि अगर वही HF के साथ हम बात करें तो F तो बिल्कुल अपने पास रखेगा और जाने ही नहीं देगा, इसने पूरा खींच लिया, क्योंकि 7 का अट्रैक्शन है प्रोटॉन का, और इस पर 1 प्रोटॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, 1 प्रोटॉन और आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये दिखाने के लिए भले इसका डुप्लेट पूरा हो गया हो, बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्टली लाइज टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तरफ लाई कर रहा है। तो यहां हम देखते हैं ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे हम चलते हैं Z effective increases। on moving along the period Z effective increases from left to right, ये लेफ्ट है, ये राइट है। so electronegativity increases from left to right, so electronegativity increases from left to right। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू फ्लोरीन में होती है पूरी टेबल में, क्योंकि ये मोस्ट नॉन मेटेलिक है, तो सबसे ज़्यादा इसी की टेंडेंसी है खींच लेने की। तो ऑन पॉलिंग स्केल बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन दी है, पॉलिंग ने भी दी है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसको एक नंबर सिस्टम से बताया गया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, उस नंबर से हम पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव है, ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज 4 एंड it is allotted to fluorine। सबसे ज़्यादा वैल्यू 4 है। इस पर भी एक फार्मूला है, फिर वो 11th में बताया जाएगा। अभी आपको सिंपल बताया जा रहा है कि जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बलपूर्वक खींच लेने की चेष्टा को ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और फ्लोरीन में चूंकि ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और उसकी वैल्यू मैक्सिमम 4 है, और ये जो है वो फ्लोरीन को दी है। और फिर कम होते होते डेसिमल में भी होते होते पूरी टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू पॉलिंग ने दी है, और वो फार्मूला बेस्ड है। तो हमें अभी वैल्यू याद रखनी है, और कैसे आई है वो हम अगली क्लास में देख लेंगे।
Now, here we see that on moving in second period, this is 3D diagram on height based diagram, that जो लेसर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसका लेस हाइट है और ये बिल्डिंग जैसी बनाई गई है, आप देखो उठा हुआ है. सो दिस इज रेस्ड डायग्राम. आप सेकेंड पीरियड में देखो तो लिथियम से आगे चलने पर जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, सो हाईएस्ट building is for fluorine. Fluorine is highest electronegative, most electronegative, because it has highest effective nuclear charge. इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सबसे ज़्यादा तेज़ी से खींचता है, और इवन उसको H+ बना के या कुछ भी बना के हटा देगा, कैटायन बना के, उसके इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है. तो इसलिए इसकी एनाइन बनाने की भी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, और अगर शेयरिंग किसी से करता है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं. और ये पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग ने प्रोजेक्ट किया, सो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसमें. तो सेकंड पीरियड में जैसे हमने आपको बताया, तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये इसके बेसिस पर आगे की केमिस्ट्री चलेगी. सो इसलिए ये डी ब्लॉक में किसी की नहीं याद रखनी पड़ेगी. इसकी याद रख लें, इसकी याद रख लें, इसकी और इसके यहाँ तक की, ये जो आपके पास पिंक कलर के हैं, इतने की याद रखनी होगी. और इसमें अगर आपने 1 की और इतनी याद कर ली, बस पूरी टेबल में इतनी चाहिए. इनके बेसिस पर हम, क्योंकि इनकी सबकी लगभग एक जैसी है, तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में चेंज नहीं. तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है. क्या आप इस टेबल में नोटिस कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? तो इस टेबल में नेक्स्ट वैल्यू है ऑक्सीजन की, तो अगले नंबर का है ऑक्सीजन. अच्छा, नीचे चलने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो फ्लोरीन से क्लोरीन तक आने में जब रेडियस बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा. तो फ्लोरीन जितनी अच्छी तरीके से शेयर्ड पेयर को खींच पाता है, क्लोरीन नहीं खींच पाएगा, क्योंकि उसका रेडियस बढ़ा है. तो बड़े रेडियस की वजह से ये खींच नहीं पाएगा. तो नीचे चलने पर मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव कम होता है. यहीं पे हमने देख लिया था जेड इफेक्टिव 1 प्रोटॉन से लेके 0.5 प्रोटॉन हो गया था. इसी तरीके से इसमें भी होगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जेड इफेक्टिव भी कम होता चला जाएगा. 7 प्रोटॉन कहने के लिए सभी में है जेड इफेक्टिव, लेकिन इसका 7 प्रोटॉन, फिर 6 प्रोटॉन, फिर 5 प्रोटॉन, फिर 4 प्रोटॉन करके कम होता चला जाएगा. Now, Z effective value down the group decrease होती है. So, if इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होती है, तो पहले नंबर का इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, नेक्स्ट का ऑक्सीजन है, और थर्ड नंबर का नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है. इन दोनों की 3 की है. तो ये टेंडेंसी है कि कितना वो अपनी ओर खींच पाते हैं इलेक्ट्रॉन को, और निगेटिव आयन कितना बना पाते हैं. और उससे कम कौन सी होगी? तो जरा उससे कम देखो, 2.8 ब्रोमीन है. उससे कम किसकी होगी? कार्बन और सल्फर की, तो 2.5 है. 2.5 से कम किसकी होगी? 2.5, 2.5, 2.5, तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन. फिर इसके बाद सेलिनियम को भी छोड़ सकते हो, इसकी कोई ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है. फॉस्फोरस की 2.1 और हाइड्रोजन की 2.1. इन सब की टेंडेंसी, ये देखो डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती चली जा रही है. यानी सीजियम से क्या आप आशा करते हो कि ये अपनी ओर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? तो इट कैन नॉट बी होप फ्रॉम सीजियम. सो इट इज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव. और इससे भी नीचे फ्रांसियम में जो दिखाया नहीं गया है, यहाँ तो 6 पीरियड तक ही दिखाए गए. 7th के एलिमेंट्स पूरे नहीं थे, तो इसलिए 7th पीरियड को यहाँ दिखाया नहीं गया है. एंड इनकी भी केमिस्ट्री कोई खास नहीं है नोबेल गैसेस की, क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको बिल्डिंग में नहीं दिखाया गया. इसको सिंपली बस लिख दिया गया है, और ना इनकी कैलकुलेट की गई है. इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है जिसका ऑक्टेट पूरा हो, वो भला इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए इसके बारे में बात नहीं की गई है. सो इसीलिए जहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, विच इज़ अवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दोज एलिमेंट्स ओनली हैव बीन शोन. Now, for Lebesgue-Bacanoff, what is the value of electronegativity? That is 1 electronegativity.
1.5, that is 2, 2.5, 3, 3.5 and 4. So this is electronegativity increases along period. Electronegativity increases along period due to increase in Z effective and due to decrease in atomic radius. साइज छोटा होता चला जाता है, तो इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो फ्लोरीन की सेकंड ऑर्बिट में ही तो आएगा, और उस सेकंड ऑर्बिट कितनी छोटी है फ्लोरीन का तो आपने देखा साइज में, तो सबसे छोटी है सेकंड ऑर्बिट, तो ऐसे केस में वो बहुत अच्छी तरीके से उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो जब ऑर्बिट छोटी होती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, शेयरिंग होगी, तो वो कहेगा फ्लोरीन मेरे इसमें डालो और तुम भी उसको अपना मानो, तो खींच लेगा फ्लोरीन के केस में। सो साइज छोटा है तो अंदर की ओर अट्रैक्शन ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग पीरियड। एज Z effective बढ़ता चला जाता है, तो effective nuclear charge, that is net attractive force under the repulsion of inner shell electrons, उसको कहते हैं Z effective. As Z effective increases and atomic radius डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट इज, अगर हम थर्ड पीरियड देखें तो नी, ना, मग, आलसी, पी, एस, कलर के का, तो दिस इज 0.9, लिथियम से थोड़ा कम, 1.2, बेरिलियम से थोड़ा कम, बेरिलियम की 1.5 थी, इसकी 1.2 है। एल्यूमिनियम 1.5, बोरॉन से थोड़ा कम, बोरॉन की 2 था। सिलिकॉन 1.8, इसको छोड़ा भी जा सकता है, सिलिकॉन की केमिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो 2.1, क्लोरीन से कम, ये नाइट्रोजन से कम, नाइट्रोजन की 3 थी, इसकी 2.1। नाउ दैट इज सल्फर 2.5, ऑक्सीजन की 3.5 थी, इसमें 1 का अंतर आ गया, और क्लोरीन की 3, इसमें भी 1 का अंतर है। फ्लोरीन की 4 थी, तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड है। सो ऑन मूविंग along period, value of electronegativity increases due to Z effective increases and shrinking in atomic radius. So electronegativity on moving down the group क्या होता है? ग्रुप में नीचे चलने पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, हमने देखा था फ्रांसियम का 0.5 p था, तो Z इफेक्टिव डिक्रीजेस, ऐसा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से होता है। एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए कोई फ्रांशियम के, अगर फ्रांशियम किसी से करेगा तो कहेगा ठीक है आप मेरे आउटर मोस्ट में आ जाइए, क्योंकि उसी में शेयरिंग होती है, उसी में डोनेशन होता है, उसी में रिसेप्शन होता है, सब कुछ इसी में होता है। कहेगा यहाँ आ जाओ, ठीक है हम शेयरिंग करते हैं। बट आप क्या सोचते हो, सेंटर उसे अट्रैक्ट कर पाएगा? खींच ही नहीं पाएगा, इतना रिपल्शन है। तो इसलिए इस फ्रांशियम की तो टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की है ही नहीं, तो इसलिए फ्रांशियम इज नॉट एबल टू पुल इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जब एबल ही नहीं है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में, तो उसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू तो बहुत कम होगी, वो 0.7 से भी कम होगी, 0.6 होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू नीचे चलने पे कम होती है, बिकॉज एबिलिटी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, वो खींच ही नहीं पाएगा, इतना रिपल्शन है।
So, so ability to pull shared pair of electron towards itself decreases. So electronegativity decreases. जैसे कि मैं आपसे कहूं कि HF बन रहा है, HCl बन रहा है, HBr बन रहा है और HI बन रहा है, तो जो HF बनेगा ये तो H हुआ और F थोड़ा ऐसा हो गया, बड़ा हो गया क्योंकि F का साइज है। फिर Cl देखो, Cl और बड़ा है और H ये, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये H है, ये Cl है, बट Cl का सेंटर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत पास है फ्लोरीन में, और यहाँ से दूर हो गया क्योंकि साइज बड़ा होता है कि नहीं। फ्लोरीन से क्लोरीन का एटम बड़ा है, नीचे चलने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और देखो अब ब्रोमीन में तो और बड़ा हो गया, तो अब सेंटर से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या खींच पाएगा। और जेड इफेक्टिव आपको मालूम है कि जेड इफेक्टिव वैसे तो 7 का है सब में, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 7 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। जैसे हमने आपको बताया था कि इसके सेंटर में 9 प्रोटॉन, और दिस इज 2 7 इसका कन्फिग्रेशन, इसका 2 8 7, इसके 7 सेंटर में 17 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, तो 7 प्रोटॉन का है। बट जेड इफेक्टिव इसके लिए तो 7 प्रोटॉन है, इसके लिए सिर्फ 6 प्रोटॉन, क्योंकि रेडियस बढ़ गया है, तो अब आउटर इलेक्ट्रॉनों को उतना फील नहीं होगा, उनको लगेगा जैसे 6 ही हैं। दूर होने पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, और इसमें और बढ़ गया। वैसे तो देखा जाए तो 2 8 फिर 18 और 7, ये 8 पूरा कर लेगा लेकर, तो 1 ले लेगा, 8 हो जाएगा ऑक्टेट। तो इस तरीके से इसके पास 5 प्रोटॉन का रिपल्सन है और बढ़ गया। तो और आयोडीन देखो और बढ़ गया, तो इसके पास 4 प्रोटॉन। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इसकी सबसे ज़्यादा पूरी टेबल में पॉलिंग स्केल पर 4 मानी गई, इसकी 3 मानी गई है, इसकी क्या मानी गई है। सो इन दिस केस 2.8, और इसकी और नीचे चले आए तो 2.5। तो नीचे चलने पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू है आप ये देखो 4 3 2.8 2.5, नीचे चलने पर कम होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा, तो उनके बीच में इतनी एबिलिटी नहीं होगी न्यूक्लियस की कि अपनी ओर खींच ले, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप electronegativity decreases as Z effective decreases, atomic radius increases, so electronegativity decreases। आयोडीन में उतनी टेंडेंसी नहीं है कि किसी को अपनी ओर खींच ले, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है। तो फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव and francium is least। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, and francium is least, उसकी 0.6 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और फ्लोरीन की कितनी बताई 4.0 की। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर बढ़ती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इधर बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव जिधर बढ़ेगा उधर ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव बढ़ा, रेडियस इधर बढ़ रहा है, रेडियस के उल्टा चलती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रेडियस छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर बढ़ती है।
ऊपर बढ़ेगी क्योंकि ऊपर साइज छोटा है, जेड इफेक्टिव भी ऊपर बढ़ता है। लिथियम हैज़ मोर जेड इफेक्टिव देन फ्रांसियम। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर बढ़ी इधर बढ़ी, तो अल्टीमेटली कोई कह दे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर बढ़ी तो सही कह रहा है। ऐसे जाना और ऐसे जाना, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, तो दिल्ली से चेन्नई। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे कि लिथियम, ली ना के रब सी एस फर। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 की है, इसकी 0.9 की है, इसकी 0.8 की है। नीचे चलने पर रेडियस बढ़ रहा है तो उसकी टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी नहीं होगी। 0.8 की है और 0.7 की है और ये 0.6 की है। ये तो लिथियम की बात हो गई कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ऐसी है। अब कुछ एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में हम देख लें। जैसे कि टेबल में जो इम्पोर्टेंट हैं, हाइड्रोजन, फिर इसके बाद ली बे बक नॉफ, फिर नी ना मग आल सी पीएस कलर के का, पी एस कलर, फिर नी लीना के रब सी एस फर, बेमग का सर 12। फिर यहाँ पर का सी गे इनकी ज़रूरत नहीं, ना पियास उसकी भी ज़रूरत नहीं, ओ ससी टीपो इसकी भी ज़रूरत नहीं, एफ सी एल फूटे कुल्हड़ बारात आई। इतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको जाननी है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है। 2.1 और किसकी है? तो 2.1 फॉस्फोरस की है। इसकी मैक्सिमम है 4 लिख लो। अगले नंबर पे है ऑक्सीजन। 3 किसकी है? इसकी और इसकी, वो उसके अगले नंबर पे है। 2.8 किसकी है? तो 2.8 लिख लो। 2.5 किसकी किसकी है? 2.5 2.5 2.5 3 की 2.5। तो 2.5 के बाद 2.1 आती है जो कि इन दोनों की है। नाउ इतनी लिखने के बाद अब आप मेटल पे आ जाओ। मेटल की सबकी 1 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है या 1 से कम की होती है। तो ये 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 और 0.6। बेरिलियम की 1.5, 1.2, 1 की है। लिथियम और कैल्शियम की 1 की है, इसकी भी 1 की है। इसके बाद 0.9 और 0.8 ये हो गई। अब बचे ये 4 एलिमेंट, 3 एलिमेंट बच गए। तो बोरॉन की कितनी है? 2 की है, 1.5 और सिलिकॉन 1.8। इनमें भी अगर आप कुछ ना याद करना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, यानी किनको किनको छोड़ा जा सकता है वो बता रहे हैं। फिर वो अगले क्लास के लिए पेंडिंग कर लीजिएगा। तो जो छोड़े जा सकते हैं इतने फिर भी छोड़े जा सकते हैं, ये दोनों और ये सारे छोड़े जा सकते हैं, बाकी नहीं छोड़ सकते आप। इसके अलावा तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्रोजन की 2.1 है। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? So if difference of electronegativity is more than 2, then such chemical bonds are ionic bond. If difference of electronegativity is more than 2, then permanent
दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, फिर शेयरिंग नहीं होती है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एज आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो आयनिक बॉन्ड होगा, एंड केमिकल बॉन्ड आर आयनिक बॉन्ड। जरा इसको समझें, जैसे कि NaCl, Na की 0.9 है और Cl की 3 है, जरा चेक करो, क्लोरीन की 3 और Na की 0.9, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? दैट इज 3 माइनस 0.9, दैट इज 2.1, जो कि 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा। आप बिना सोचे समझे प्लस माइनस लगा दीजिए, मेटल देगा ये लेगा। सो NaCl इज आयनिक कंपाउंड, सो NaCl इज आयनिक कंपाउंड। जैसे HCl देखो, HCl, तो HCl के केस में क्या है, 2.1 और इसकी 3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? थ्री माइनस 2.1, जो कि 0.9 है, जो कि 2 से कम है। सो HCl is covalent compound। तो इसलिए इसको आप HCl लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहां नहीं लिख सकते हो यानी इसमें बॉन्ड नहीं लिख सकते हो, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा ही नहीं, यहाँ तो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ चार्ज दिखाना है, यहाँ बॉन्ड। 9th की बात याद करो, जब Na और Cl के बीच बॉन्ड बनाना था तो ये एलिमेंट है और यहाँ चार्ज लिखते थे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस और 1 माइनस, और इसको यहाँ लगाते थे यहाँ ऐसे। जबकि HCl बनाना था तो आपको 9th में क्या बताया गया था, तब यहाँ वैलेंसी बताई गई थी, तब 1 1 बताया गया था। तो इन दोनों में वहाँ भी फर्क था जब 9th में आप करते थे। और फिर यहाँ NaCl बनाया आपने और यहाँ HCl। खैर तब नहीं बताया गया था कि इस पे प्लस माइनस लगेगा और ये, बट ये अंतर है, यहाँ प्लस माइनस लगेगा यहाँ ऐसे, और ये फर्क था। सो इफ डिफरेंस, जब डिफरेंस जितने का होता है और उसी की वजह से बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर होते हैं, कि अब पोलरिटी डेवलप होती है, नॉन पोलर है। मान लीजिए अगर जो दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो भी थोड़ा ना थोड़ा तो खींच ही लेगा, तो पार्शियली इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि HCl में भी थोड़ा वो शिफ्ट तो होता है। हमने शुरू में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में बताया, अगर ये 3 है तो 3 का तो काम करेगा ही, ये 2.1 है तो ये तो खींच ही लेगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा समय तक रहेगा। तो थोड़ा ज़्यादा समय तक रहे तो उस पर डेल्टा लिखते हैं कि बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, पूरा नहीं ट्रांसफर हुआ लेकिन थोड़ा सा ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो इस वजह से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा समय तक रहे, इसके पास कम दे, तो इसको कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। ये तो आयनिक है, ये तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, ये तो क्रिस्टल है। Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस से पूरा क्रिस्टल है, यहाँ मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल है, वाटर भी पोलर है। H और O के बीच में जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, वो भी पोलर ये भी पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए बताया गया। बट ये पूरा चार्ज नहीं है, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब पार्शियल। सो पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पोलरिटी का अंतर। अगर Cl2 होता तो नॉन पोलर, क्योंकि वहाँ कोई किसी से न ले पाएगा न दे पाएगा। लेकिन HCl पोलर, क्योंकि Cl2 में तो ठीक बीच में लाई करेगा, दोनों ही Cl हैं, होमोन्यूक्लियर स्पीसीज है।
नाउ तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही डिटरमाइन करती है कि कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा और कौन सा कंपाउंड आयनिक बनेगा. इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम is greater than 2, then the bonds are ionic and there is a permanent transfer of electron, जैसे यहाँ देखा गया. And if difference is less, then the molecule may be polar, but it is always bonded by sharing. ये सारी तो बात हो गई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड. सो वी नो इफ द एलिमेंट इज more metallic, then its oxides are basic. We know that metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. जैसे कि Na2O वाटर में डाला जाए तो ये 2NaOH बना देगा एंड इट रिलीजेज OH आयन इन वाटर. और पानी डाल दोगे तो फिर ये वाटर में Na+ बन जाएगा, एक्वियस, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाएगा एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से ये चीज बन जाएगी. फिर 2 चाहो तो लिख सकते हो बैलेंसिंग के लिए. सो मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर रिलीजेज OH आयन. So they are mostly basic. ज़्यादातर some are amphoteric. तो ये मोस्टली बेसिक होते हैं. मोर इज द मेटेलिक करेक्टर, मोर बेसिक इज द मेटल ऑक्साइड. मोर इज द मेटेलिक करेक्टर क्योंकि ये डोनेशन से बन रहा है. Na+, जितना ज़्यादा डोनेशन की टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा OH आयन देगा. और ना टूटे, कहे हम तो टूटेंगे नहीं, हमारी देने की टेंडेंसी ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में कहाँ बॉन्ड बन पाएगा, कहाँ पे फिर ये रिलीज होंगे और कहाँ ये OH आयन देगा. इसको देना होगा. तो जितना सोडियम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है उससे कहीं ज़्यादा फ्रांशियम रखता है, क्योंकि फ्रांशियम मोर मेटेलिक है. नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्टिव घटता चला जाता है. सो मोर इज द मेटेलिक करेक्टर, मोर बेसिक its oxide will be. जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता होगा, on moving down the group metallic character increases. एस क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है. अब आउटर इलेक्ट्रॉनों पर सेंटर की उतनी अच्छी पकड़ नहीं रही क्योंकि रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, रेडियस भी बहुत बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो गए हैं.
तो Z इफेक्टिव डिक्रीज हो गया है एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया है। सो एटॉमिक रेडियस बढ़ने से और ऐसा हुआ है। सो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया है एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया है। सो देयर इज मोर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। जितना आसानी से दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, कहेगा ठीक है OH से कि तुम ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन और मैं Na+ रहता हूं, उतनी आसानी से OH बन जाएगा। सो इट्स ऑक्साइड आर मोर एंड मोर बेसिक। सो डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स बिकम मोर एंड मोर बेसिक। नीचे चलने पे ऑक्साइड और बेसिक होते चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो LiOH, ली, ना, के, रब, CS, फर, तो कौन ज़्यादा बेसिक है? तो नीचे चलने पर जो बेसिक करैक्टर है वो बढ़ता है। सो इसलिए बेसिक करैक्टर बढ़ जाता है। अगर इन सबको वाटर में डाला जाए तो सभी वाटर में डालने पर क्या देंगे? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, सभी की टेंडेंसी है। हाँ, ये बात अलग है कि लिथियम की सबसे कम है, छोटा मॉलिक्यूल है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन पानी में डालने पर ये सभी OH आयन रिलीज करेंगे तो सभी बेसिक हैं। ये Li+ बन जाएगा और पानी से घिर जाएगा, दैट इज इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एंड फिर सॉल्वेशन हो जाएगा चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल, या हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रेशन कह सकते हैं। LiOH- Na+OH-। तो ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट 2 लाइन्स हैं कि करैक्टर कैसा होता है, तो उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे आसानी से कौन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा? कैन यू एसेस कि सीजियम दे पाएगा, फ्रांसियम दे पाएगा या लिथियम दे पाएगा? तो हम जानते हैं कि फ्रांसियम सबसे आसानी से दे देगा और आसानी से OH को ले लेगा, OH को दे देगा। तो इसलिए द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल या एलिमेंट डाउन द ग्रुप आर मोर बेसिक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर बेसिक, उनका करेक्टर मोर बेसिक है एज दे रिलीज OH आयन मोर रेडिली। क्यों मोर बेसिक है? एज दे रिलीज OH आयन मोर रेडिली। ऐसे ही ऑन मूविंग एसिडिक करेक्टर देखो कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। नाउ जरा चेक करें। सो एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे कार्बन का ऑक्साइड, तो CO2, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, अगर इनको वाटर में डालो तो ये H2CO3 बना देते हैं। कार्बन कहता है कि हम तो नहीं देंगे, इसने दे दिया पूरा, बोला हम खाली हो गए ले जाओ। कार्बन चालाक है, देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी नहीं है, ये नॉन मेटल टाइप है, तो ये क्या देगा?
तो इसने कहा कि बल्कि हम तो आपका एक OH ले लेंगे और H से कहेगा H से कि तुम चले जाओ, तो H प्लस चला जाएगा और ये और ले ही रहा है, ये O2 माइनस और ले रहा है। तो अगर इसमें वाटर डाला जाए तो कार्बन ने तो C प्लस नहीं बनाया, वो बना भी नहीं सकता है, नॉन मेटल है। तो उसने कहा कि 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस एक्वस। सो वो दूसरी तरीके से टूटा, क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी कभी C प्लस बनाने की थी ही नहीं, तो इसलिए उसने ऑक्सीजन लेना बेहतर समझा और वो इट इज़ अनदर पाथवे ऑफ ब्रेकिंग एंड इट रिलीजेज H प्लस। दोनों को ही वाटर में डाला गया था, दोनों ही ऑक्साइड थे, बट इसने OH नहीं दिया बल्कि इसने एक्सेप्ट ही कर लिए निगेटिव चार्जेस। सो ऑन मूविंग along द पीरियड, तो एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच रिलीज H प्लस आयन इन वाटर। फिर उनका भी हाइड्रेशन हो जाता है, वो भी वाटर से घिर जाते हैं। सो ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, अगर आप पीरियड में बढ़ें तो क्या होगा, पीरियड। सो ऑक्साइड्स क्या होंगे, become less basic होते जाते हैं and more acidic, ऐसा होता चला जाता है। It is due to their lesser tendency to donate electron, जैसे कार्बन ने डोनेट किया ही नहीं तो C प्लस बना देता, बट वो नहीं बना पाया। ड्यू टू their lesser tendency to release electron and it was, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया था और साइज छोटा हो गया था। ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड रिडक्शन इन साइज, देखो एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं और एटॉमिक साइज हमेशा डबल होगा एटॉमिक रेडियस का, लेकिन रेडियस कम होगा तो साइज भी कम होगा। जैसे कि लीबे बक नॉफ, तो ये बेसिक, अब ये B है और फिर C आ गया, तो इसका जो B2O3 है वो न्यूट्रल होगा। तो ये दोनों ऑक्साइड ये बेसिक हुए, क्योंकि ये LiOH बनाएगा, ये BeOH बनाएगा, ये B2O3 बनाएगा, तो B2O3 फिर पानी में कोई काम नहीं करेगा, ये एसिडिक, तो ये न्यूट्रल हो गया और ये सारे एसिडिक हो गए। और एसिडिक में भी एसिडिक कैरेक्टर इधर बढ़ रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि इधर की ओर तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और इसकी ओर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है कि Li2O, लिथियम का ऑक्साइड ले लो, बेरिलियम का ले लो, बोरॉन का ले लो, कार्बन का ले लीजिए, नाइट्रोजन का ले लीजिए, ऑक्सीजन है। इस तरीके से ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड H2O है, तो उसका कुछ ऑक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन तो खुद ही एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को छोड़ा जा सकता है। नाउ HF दैट इज F, तो F में भी OF2 बनता है। नाउ अब जरा देखो,
नाउ इन सब के बारे में हम जानते हैं कि ये सब ऑक्साइड्स हैं, तो इसको H2O में डालो। इसको डालेंगे तो 2LiOH बन जाएगा। और ये वाटर में BeOH होल ट्वाइस, और ये भी वाटर में क्या करेगा, OH आयन रिलीज करेगा, और इसीलिए बेसिक है। सो इसलिए Be2 प्लस 2OH माइनस, इसकी वाटर में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, ये न्यूट्रल है। CO3 और वाटर में डाल दिया जाए तो 2H प्लस और CO3 2 माइनस, तो कार्बोनेट आयन दे देगा और H प्लस दे देगा, इसीलिए एसिडिक है। NO2 को देखिए, वाटर में डाल दोगे तो HNO3 बना देगा। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, बाकी और इसमें जो भी चीज़ें होंगी HNO3 बना देगा। NO2 या आप N2O5 ले लें तो उससे ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। इसके दो ऑक्साइड्स बनते हैं, NO2 भी बनता है, N2O5, तो ये 2HNO3 बना देगा। सो 2H प्लस एक्वियस प्लस 2NO3 माइनस एक्वियस। तो हम ये देखते हैं कि ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, तो पहले बेसिक ऑक्साइड, फिर न्यूट्रल, फिर एसिडिक होता चला जाता है। एक और देख लें, जैसे कि नीना मग आलसी पीएस कलर के का, नीना मग आलसी पीएस कलर के का, इसके ऑक्साइड्स क्या होंगे, Na2O, MgO, बालू SiO2 जो कि जैसलमेर की बालू है, P2O5 जैसे N2O5 वैसे P2O5, SO3, Cl2O7, डाईक्लोरोहेप्टा ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, डाई फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ऐसे बनता है। अब इन सभी में ये दोनों बेसिक हैं। Al2O3 एम्फोटेरिक है, और बालू तो आप राजस्थान की जान रहे हो, कितनी बारिश होती है, सब कुछ होता है, उसका वाटर से कोई रिएक्शन ही नहीं। बालू का पानी से क्या रिएक्शन, सो न्यूट्रल, और ये सारे के सारे एसिडिक। तो ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड ऑक्साइड मूव्स बिकम्स बेसिक टू एसिडिक, तो वो एम्फोटेरिक और न्यूट्रल बनेंगे, फिर एसिडिक बनेंगे। जैसे कि इसमें पानी डाल दिया जाए तो ये Na प्लस और OH आयन दे देगा, इसमें डाल दो तो Mg2 प्लस और प्लस 2OH आयन दे देगा। अब इसमें दो चीज़ से रिएक्शन करानी पड़ेगी, HCl और NaOH से, क्योंकि एम्फोटेरिक है, इसकी वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसमें वाटर डाल दीजिए तो जो ट्रैक इसने लिया था वही ये भी अपनाएगा। तो इसलिए 2H प्लस और PO3 माइनस, SO3 में पानी डाल दीजिए तो आप सबको मालूम है कि H2SO4 बन जाएगा, और फिर SO4 आगे टूटेगा, ये आपको पहले से ही पता है। इसमें डाल दो तो HClO4 बन जाएगा, दैट इज, मान लो H2O आपने डाल दिया तो क्या होगा कि इस केस में दो चीज़ें बनेंगी, एक HCl बनेगा और HClO4 बनेगा। फिर दोनों में ही वाटर डाल दो तो इसमें H2O
और इसमें भी H2O, तो ये H प्लस और Cl माइनस और ये H प्लस और Cl वाटर में टूट जाएगा, तो ClO4 माइनस ऐसे टूट जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी के ऑक्साइड्स ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड ऑक्साइड becomes less basic and more acidic. Oxide of francium is most basic and oxide of fluorine is most acidic. फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, फ्लोरीन का नहीं दिखाया, उसका भी वही ट्रैक है। सो ऑक्साइड ऑफ फ्रांशियम दैट इज Fr2O, जैसे Na2O होता है, तो ये इज मोस्ट बेसिक एंड ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन का केमिस्ट्री बहुत विगरस है, इसलिए क्लोरीन का हम लोग ले लेते हैं। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट एसिडिक, दैट इज Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक। ये चीज है, तो ऐसा दिखाया गया है। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ ऑक्साइड की ऑक्साइड किस तरीके से अपना ट्रेंड दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर में हमने इसकी थ्योरी तो कर ली है। नाउ फॉर इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज दैट वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।